नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसानों ने 5 दिसंबर को पूरे भारत में प्रदर्शन का आह्वान किया है। किसान आंदोलन से जुड़े सभी संगठनों की आज बैठक हुई और उसमें यह फैसला किया गया। 5 दिसंबर को ही किसान नेताओं की सरकार से 5वें चरण की बातचीत होगी। 3 दिसंबर की बातचीत में इस बातचीत के बारे में फैसला किया गया था। इस ऐलान का क्या यह मतलब समझा जाए कि किसान करो या मरो के इरादे से अपने आंदोलन को चला रहे हैं। वे सरकार के किसी दबाव में नहीं आना चाहते हैं। 3 दिसंबर की बातचीत के बाद सरकार ने कुछ मांगों को लेकर फिर से विचार करने के संकेत दिए थे, मगर किसान तीनों कानूनों की वापसी चाहते हैं, उससे कम पर राजी होना नहीं चाहते। कल जो चर्चा हुई थी, सरकार संशोधन के लिए तैयार था, मगर पूरा रिपील करने के लिए, पूरा कानून रद्द करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए आज फैसला ये हुआ कि जब तक कानून तीनों रद्द नहीं होगा, रिपील नहीं होगा और उसका साथ साथ एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक इस आंदोलन को प्रत्याहार करने का कोई सवाल नहीं है। दूसरी बात है, दूसरा जो फैसला हुआ कल 5 तारीख को, जो पहले का फैसला था कि हर पूरा देश में मोदी जी का, अंबानी अदानी का पुतला फूंका जाएगा, और उसका साथ साथ दूसरा जो फैसला हुआ, अगला 8 तारीख भारत बंद रहेगा, पूरा देश भर में चक्का बंद रहेगा, पूरा देश भर में बंद रहेगा, और उस चीज को, कार्यक्रम को 8 तारीख लिया जाएगा। और उसका बाद ये जो कल का जो मीटिंग होगी, शायद वो मीटिंग एक निर्णायक मीटिंग होगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तभी ये आंदोलन भारत बंद 8 तारीख होगा, उसका बाद बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा। आज किसान आंदोलन का 9वां दिन है। हर दिन इस आंदोलन के समर्थन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी बाकायदा किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। शनिवार को तेजस्वी यादव की पार्टी पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठेगी। हम लोग लगातार इस चीज को लेकर के चिंतित हैं कि ये कोई मौजूदा स्थिति की बात नहीं। जब किसान के पास जमीन ही नहीं रह जाएगा तो किसान करेंगे क्या? ये पीढ़ियों की बात है। जहां 70 से 80% देश हमारा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, तो क्या भयावह स्थिति होगी। हम लोगों को भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को लगा कि हम बिहार के किसानों और बिहार के संगठनों से आपके माध्यम से अपील करें कि सब लोग एकजुट होकर के सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को जो है मजबूत करें। धीरे धीरे विपक्ष किसान आंदोलन को लेकर दूरी की रणनीति को त्याग करने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन हर दिन ट्वीट करते हैं, मगर अभी तक वो किसान आंदोलन के बीच नहीं गए हैं। इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन कई घंटे तक किसान नेताओं से मिलते रहे और खबर है कि ममता बनर्जी ने भी किसान नेताओं से बातें की है फोन पर। उधर भारत के कई देशों के शहरों में पंजाब से गए लोगों ने अपने किसान भाइयों के समर्थन में रैलियां निकाली हैं, बैनर पोस्टर लगाए हैं। गुरुवार को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली गई। इस रैली में लोग अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाकर किसानों के प्रति समर्थन जाहिर कर रहे थे। गुरुद्वारा शहीदा और न्यूयॉर्क के युवाओं के सहयोग से निकली इस रैली के पोस्टरों पर किसानों को सपोर्ट करने के नारे लिखे थे। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की गई है। अपनी चमचमाती कारों में झंडे और पोस्टर लेकर निकले हैं। कार की खिड़की से बाहर निकलकर भी नारे लगाए गए हैं। पंजाब से वहां जाकर बसने वाले लोग किसानों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस लड़की का पोस्टर कह रहा है कि वो किसान की बेटी है। कैलिफोर्निया में भी सिख समुदाय के लोगों ने अपनी कार पर किसानों के समर्थन में नारे लिखे हैं और कार रैली जैसी निकाली है। किसानों के समर्थन में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मशहूर कवि डॉक्टर मोहनजीत सिंह, लेखक जसविंदर सिंह और नाटककार स्वराज वीर ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए हैं। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से नवाजे गए साहित्यकार यादविंदर सिंह संधू ने भी आज फेसबुक पर किसानों के समर्थन में अपने पुरस्कार को लौटाने का ऐलान किया है। किसानों के समर्थन में अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण अवार्ड वापस कर दिया है। राज्यसभा सांसद और अकाली दल से नाराज सदस्य सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी
अपना पद्म भूषण लौटाने का ऐलान किया है। क्या इन्हें भी अवार्ड वापसी गैंग कहा जा सकता है? जब गोदी मीडिया का लश्कर हो तो किसी को भी कुछ कहा जा सकता है। गोदी मीडिया जब किसानों को आतंकवादी कह सकता है तो साहित्यकारों को गैंग क्यों नहीं कहेगा? वो पहले भी कह चुका है। देश भर में अलग अलग राज्यों से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि उनके पास 3 से 4 महीने का राशन है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं वो यहां से नहीं हटेंगे। नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में भी किसानों का प्रदर्शन बना हुआ है। यहां बिजनौर तक से लोग आए हुए हैं जिन्होंने कहा है कि वे पंजाब के किसानों के समर्थन में नोएडा पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू में भी किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। 3 दिसंबर को जम्मू के गांधीनगर गुरुद्वारा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया और कानून को वापस लेने की मांग रखी गई। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इस प्रदर्शन में राजवंश सभा जम्मू, भीम आर्मी, सिविल सोसाइटी और अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल हुए। किसान संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप होश में आओ और ये जो कानून बनाए हैं इनको आप चेंज करो, वापस लो और तानाशाही अपनी खत्म करो और खिचड़ा बनो। और प्रधानमंत्री को मैं कहती हूँ ये देश ऐसे नहीं चलता, तालीम जाओ, दिया बालो। देश ऐसे चलता है, काम करने वाला करो। और इन्होंने किसानों के रास्ते में रुकावट डाली, सड़कें तोड़ी, इतना नुकसान किया। सड़कें कौन बनी? किससे बनी है? गवर्नमेंट का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा, LIC का पैसा। आप वही गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तोड़ रहे हो। काला कानून किसान विरोधी बनाया गया है। ये फौरी तौर पर मोदी सरकार इसको वापस ले, नहीं तो मुल्क में बगावत होगी। जैसे करतार सिंह सराबा ने मुल्क में बगावत कराई थी, वो ऐसे इस मुल्क के हालात ऐसे बन रहे हैं कि मोदी सरकार को फौरी तौर पर ये कानून वापस लेना चाहिए। रविश रंजन और सौरभ शुक्ल ने फिर से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। अच्छी रिपोर्ट है। रविश बताना चाहते हैं कि कैसे किसान खुद को लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने मंच को बड़ा बना रहे हैं। मंच का अनुशासन भी देखने लायक है और चूल्हे भी अब पक्के बनने लगे हैं। किसानों के प्रदर्शन को 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और सरकार ने तमाम सारी कोशिश की किसानों की सप्लाई लाइन काटने की। मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हूं और यहां से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। और अब हम आपको चलकर दिखाते हैं कि आखिर किसानों को कहां से दूध, राशन और पानी मिल रहा है। दिल्ली बहादुरगढ़ की सड़क को पुलिस ने बड़े गार्डर और तार की फेंस लगाकर बंद कर दिया है। इसी के चलते हम पैदल ही रोहतक दिल्ली राजमार्ग की ओर चल पड़े। मोदी सरकार। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद इस राजमार्ग पर दोनों तरफ हजारों की तादाद में किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं। राजमार्ग पर इस तरह के बड़े ट्रक भी दिखाई दिए जिनको इस आंदोलन के चलते तैयार किया गया है। ये आपको मैं ट्रक दिखाऊं, बहुत बड़ा ट्रक है और पूरा नीचे भी सोने का है, 200 आदमियों का है। इसको एक आप मिनी धर्मशाला बोल सकते हैं इस ट्रक को। इस आंदोलन के चलते ट्रक ही नहीं, ट्रालियों में पानी की बड़ी टंकियां कहीं लगा दी गई हैं तो कहीं इस तरह के सोलर पैनल लगाकर दर्जनों मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट बना दिए गए हैं। मॉडिफाई तो पहले कर रखा है बट ये जो 3 प्लेटें लगाई है ये सिर्फ इसी के रिगार्डिंग लगाई है ताकि के लिए मोबाइल के, हाँ, मोबाइल चार्जिंग के पर्पज के लिए। गुरु का लंगर तैयार है जी, गर्मा गर्म गुरु का लंगर तैयार है जी। लेकिन किसानों के लिए शौचालय से लेकर खाने पीने का इंतजाम करने में बहादुरगढ़ के 26 साल के बिजनेसमैन सिद्धार्थ राठी का बहुत योगदान है। परिवार USA में रहता है लेकिन वो खुद किसानों के रहने खाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। किसान भाइयों का ये आंदोलन देख के हमारे मन में भी ये हुई कि भाई हम हमारे दादा जो किसान
थे और वो जमींदारा करते थे, तो उस चीज को देखते हुए सेवा की भावना जगी हमारे अंदर। सिद्धार्थ, ये बताइए, करोड़ों रुपए आप खर्चा कर रहे हैं और अपना वक्त खर्चा कर रहे हैं, आखिर ये सब किसानों के लिए ही कर रहे हैं आप? हाँ जी, हमारा समाज सेवा का काम है। हाँ। जी, कोई भी किसी भी तरह की मदद लेने आता है हमारे घर के आगे, तो हम किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। आंदोलन करने वाले किसानों को सब्जी और राशन ही नहीं, फ्री दूध का इंतजाम भी पड़ोसी जिले भिवानी के मनोज जैसे किसान कर रहे हैं। हर दिन 2000 दूध के पैकेट फ्री बांटते हैं। 2000 पैकेट है दूध के, फ्री दे रहे हो आप? फ्री दे रहे हैं। अच्छा, हर 2 दिन के बाद देते हो? हर 2 दिन के बाद, हर एक दिन के बाद। हर एक दिन? आज कल नहीं, फिर परसों फिर दे देंगे। अच्छा, आज दूध दे दिया, कल सब्जी दे देंगे, आटा दे देंगे, फल दे देंगे, केले। क्यों दे रहे हो? अब दूध और लस्सी है। नहीं, क्यों दे रहे हो? ये हम इनकी मदद करें, हमारे किसान भाई है इसलिए। सबसे अच्छी चीज इस किसान आंदोलन में ये है कि ये फ्री दूध दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई हड़बड़ाहट या किसी तरीके की भीड़ मुफ्त लेने वालों की नहीं दिखेगी। जिसको जितनी जरूरत होती है वो उतना ही केवल लेता है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हजारों किसान अनुशासित हैं। पानी से लेकर खाने तक कृषि बिल के विरोध में लगता है कि वो लंबी लड़ाई का मन बनाकर ही बैठे हैं। दिल्ली रोहतक बॉर्डर से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के किसान नहीं आए, पूरा गांव आ गया है उनके साथ, परिवार भी आया है। सौरभ ने उन बच्चों से बातें की हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और इस दिसंबर की रात में खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के बीच गद्दा लगाकर 13 साल के गुरुसेवक सिंह फोन पर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। आज उन्हें विज्ञान की क्लास में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाया जा रहा है। नारों के बीच पूरा ध्यान लगाकर फोन पर टीचर की आवाज सुन रहे हैं और रजिस्टर पर नोट भी बना रहे हैं। गुरुसेवक सिंह पंजाब के तरन तारण के रहने वाले हैं और पिता के साथ यहाँ पहुंचे हैं। पहले नहाने दूर नहीं जाते हैं, फिर क्लास लगाते हैं, उसके बाद स्टेज पे जाते हैं और उधर देखते हैं क्या चल रहा है, बोल कर आते हैं स्पीच वगैरह। होमवर्क कब करते हैं? होमवर्क उसके शाम के वक्त कर लेते हैं जी। मेरे पिताजी किसान हैं, मैं किसान होने के नाते जहाँ पर आया हूँ, और अगर ये बिल आ जाते हैं तो हमारे पिताजी क्या है जो हमारी आमदन में घाटा होगा, ना कि बढ़ता होगा जी। आपको लगता है आपके फादर को नुकसान होगा? जी जी जरूर ये नुकसान होगा, क्योंकि इसके बाद अगर ये बिल आ जाते हैं, लागू हो जाते हैं, तो एमएसपी की इसमें कोई गारंटी नहीं दिया गया। हाँ, व्यापारी जो है अपने मन मर्जी का रेट इस पर जो है लगाएगा हमारी फसल पर। गुरुसेवक के पिता नरप्रीत सिंह अपने बेटे को शहीद भगत सिंह जैसा पढ़ा लिखा क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं। मुस्कुरा कर इन लोगों, इन बच्चों, आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, आने वाले समय में ये किताब का पन्ना ये लोग पढ़ेंगे। अधूरी आज़ादी आई है, जितना देर पूरी आज़ादी नहीं आती हम ऐसे ही भगत सिंह पैदा करते रहेंगे और देश के हित के लिए लड़ते रहेंगे। अमृतसर से आए 16 साल के राजविंदर भी ऑनलाइन क्लास में व्यस्त हैं। इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं तो तैयारी भी मजबूत करनी है। बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं मैं। अब यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है मेरी। मैं अपने ब्रदर के साथ हैं, सवेर शाम को हम पढ़ते हैं, हमारी डेली क्लास ऑनलाइन लगती है। मैं बड़े होके फौजी बनना चाहता हूँ। शाम होते होते कई बच्चे अपनी ट्रॉलियों में बैठकर होमवर्क करते भी मिल जाएंगे। 10वीं के छात्र गुरविंदर भी होमवर्क करने में जुटे हैं। यहाँ क्यों आए? पढ़ाई का नुकसान नहीं होता? होता है, अब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बहुत तंगी आती है, जब क्लास में पढ़ते हैं बहुत बढ़िया समझ आ जाती है। ऑनलाइन थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ जी। लेकिन यहाँ क्यों आए हो आप? हम किसानों करके आए हैं आंदोलन में। सोचिए कि ये छोटे बच्चे भी बड़ों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ठंड में लाठी, पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले झेलते हुए यहाँ पहुंचे हैं और इतनी ठंड में डटे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। जो मेरे पीछे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि वो भगत सिंह बनेंगे, क्योंकि भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दी, वो सिर्फ इसलिए दी क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत के सामने अंग्रेजी में ही अपनी दलीलें या अपनी मांगे रखना चाहते थे। तो इनका भी कहना है कि लड़ने के लिए पढ़ना ज़रूरी है,
ताकि लोग उनकी बात अच्छे से सुने, इसीलिए वो इस आंदोलन में आए हैं। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोविड के वैक्सीन और मरीजों पर भी बात होती रहनी चाहिए। 20 अप्रैल के बाद आज प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करने के लिए दूसरी सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें वैक्सीन को लेकर चर्चा हुई, राज्य और केंद्र मिलकर कैसे कीमतें तय करेंगे उसे लेकर चर्चा हुई। वैसे कहीं फ्री में भी देने का वादा कर आए हैं ये लोग, लेकिन इससे संक्रमित होकर, कोविड से संक्रमित होकर ठीक होने वाले मरीजों के इलाज को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए अभी तक साफ नहीं है। कोविड पर प्राइम टाइम के एक एपिसोड के दौरान डॉक्टर अजमत करीम ने फेफड़ों के मरीजों के फेफड़ों में फाइब्रोसिस की बात कही थी कि वो बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने भी मुंबई से इस पर रिपोर्ट की थी। इंडियन चेस्ट सोसाइटी के रिव्यू पेपर में भी वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियंस ने चेतावनी दी है कि 5 से 10% कोविड मरीजों में फेफड़े की यह बीमारी होती है और गंभीर हो जाती है। मैक्स साकेत दिल्ली में डॉक्टर राहुल चंदोला और उनकी टीम ने एक ऐसे ही गंभीर केस में फेफड़े का ट्रांसप्लांट किया है। लेकिन इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद ये है कि कोरोना से लड़ने में अंगदान का योगदान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। सुशील बहुगुणा की ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें 31 साल के एक गरीब नौजवान को बचाने की जद्दोजहद में जुटी मेडिकल टीम की हैं। हरदोई निवासी इस नौजवान के फेफड़े पत्थर खदान में काम करने के कारण पहले ही सिलिकोसिस से ग्रस्त थे और अब कोविड की वजह से पूरी तरह खराब हो चुके थे। फेफड़ों के ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। ये मेडिकल ट्रीटमेंट में था सिलिकोसिस के लिए। अप्रैल में इसी साल इसको कोविड इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद लंग फाइब्रोसिस, बहुत इंटेंस लंग फाइब्रोसिस इनको हुई। सीटी स्कैन में कोई भी एरिया लंग का ऐसा नहीं था जो है जहाँ पे फाइब्रोसिस ना दिख रहा हो। बीते शनिवार की रात जैसे ही दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल को खबर मिली कि जयपुर में दुर्घटना में जान गंवाने वाली एक महिला के अंग ट्रांसप्लांट के लिए उपलब्ध हैं और उसका परिवार अंगदान के लिए तैयार है, तो अस्पताल की मेडिकल टीम तुरंत जयपुर रवाना हो गई। समय कम और काम बहुत ही जटिल। कुछ ही घंटे में जयपुर के अस्पताल में मौजूद इस ब्रेन डेड महिला के फेफड़े, किडनी और लिवर को लेकर 3 मेडिकल टीमें दिल्ली में अपने अपने अस्पतालों की ओर रवाना हो गईं। जयपुर पुलिस, एयर इंडिया और दिल्ली पुलिस ने इस काम में बड़ी मदद की। एयर इंडिया की खास बड़ी सराहनीय भूमिका रही, क्योंकि उन लोगों ने एक तो जो एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ता है 45 मिनट, उसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। ऑर्गन तुरंत हॉस्पिटल से बाहर आया और उसके बाद डायरेक्टली फ्लाइट तक गए। वहाँ पे एक भी मिनट की देरी नहीं थी। दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी सराहनीय भूमिका रही इसमें। दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ मैक्स हॉस्पिटल तक, जहाँ पे इस मरीज़ का ट्रांसप्लांट हुआ, वहाँ तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसकी वजह से ऑर्गन एयरपोर्ट से यहाँ तक सिर्फ 18 मिनट में पहुँच पाया, जो कि नॉर्मली 45 मिनट 1 घंटे का समय लगता है उस समय। मैक्स साकेत अस्पताल पहुंचते ही फेफड़ों का ट्रांसप्लांट करने वाली टीम ऑपरेशन में जुट गई। इस मरीज के फेफड़े पहले ही सिलिकोसिस से ग्रस्त थे, ऊपर से कोविड की वजह से फेफड़े और खराब हो गए और इससे डॉक्टरों की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई। हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल चंदोला की अगुवाई में करीब 15 डॉक्टरों की टीम ने रात भर 10 घंटे से ज्यादा देर तक ये बेहद जटिल ऑपरेशन किया और कामयाबी के साथ फेफड़े मरीज के सीने में प्रत्यारोपित कर दिए गए। उत्तर भारत में किसी कोविड के मरीज के फेफड़ों के ट्रांसप्लांट का ये पहला केस रहा। हमने करीब 250 से ज़्यादा ऑपरेशन लंग ट्रांसप्लांट में मैं रहा हूँ, विदेश में भी और यहाँ पे भी। लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब लंग जो कि चेस्ट वॉल के साथ पूरी तरह प्लास्टर्ड था,
मैंने शायद पहले नहीं देखा था। तो ये एक बड़ी अनयूजुअल चीज़ थी। ऑपरेशन के 3-4 दिन के अंदर मरीज की हालत में तेजी से सुधार आने लगा। मरीज़ को हमने जो है वेंटिलेटर से अलग कर दिया है। हमारी टीम, जो क्रिटिकल केयर टीम, जो हमारी जो है एनेस्थीसिया की टीम, साथ में जो है रिहैब की टीम अब जो है काफ़ी एक्टिवली उनके साथ काम कर रहे हैं। पेशेंट जो है आज उसको बेड से सोफे पे बिठाया गया और वहाँ पे उसको जो है फिजियोथेरेपी दी गई। तो ओवरऑल पेशेंट की रिकवरी काफ़ी संतोषजनक है। हमें उम्मीद है कि मरीज़ जो है इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स हम उसको जो है वार्ड तक शिफ्ट कर पाएंगे। ये मामला बता रहा है कि कोविड का ये खतरा कितना गंभीर है और हमारे फेफड़ों को वो किस कदर नुकसान पहुंचा सकता है। इंडियन चेस्ट सोसाइटी के एक रिव्यू पेपर के मुताबिक 5 से 10% मरीजों के फेफड़े लंग्स फाइब्रोसिस का शिकार हो सकते हैं। आईसीयू, वेंटिलेटर पर रहे मरीज, बुजुर्ग, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले मरीजों के लिए यह खतरा ज्यादा है। लंग्स फाइब्रोसिस में फेफड़ों के अंदर मौजूद ऊतकों यानी टिश्यूज में सूजन आ जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इससे शरीर में खून का बहाव कम हो जाता है। हालात गंभीर होने पर दिल के काम करने पर भी असर पड़ता है। इसका नतीजा मल्टी ऑर्गन फेल्योर, हार्ट अटैक या गंभीर अवस्था में मौत के तौर पर भी सामने आ सकता है। कोविड में एक छोटा प्रोपोर्शन पेशेंट्स का ऐसा है, ख़ासतौर से ओल्ड पेशेंट्स, बट यंग पेशेंट्स में भी ऐसा देखा जा रहा है एक छोटे प्रोपोर्शन में, जो कि जिनमें बहुत सिग्निफिकेंट लंग फाइब्रोसिस हो रही है और ऐसे पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है या फिर बाईपैप सपोर्ट या किसी और तरह की जो है वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपीरियंस अभी जो है कोविड लंग फाइब्रोसिस का वर्ल्ड वाइड कम है, स्टडीज़ हो रही हैं, लेकिन डेली नई नॉलेज जो है इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ हमने देखा एक ऐसे मरीज की जान बचाई गई फेफड़ों का प्रत्यारोपण कर, जिसके फेफड़ों ने कोविड की वजह से काम करना लगभग बंद कर दिया था, वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो इससे अंगदान की महत्ता पता चलती है, इंपॉर्टेंस पता लगती है और अंगदान बहुत ज़रूरी है। हज़ारों लोग अंगों के इंतज़ार में हैं और एक ब्रेन डेड पेशेंट कई सारे लोगों की जान बचा सकता है। एक ब्रेन डेड व्यक्ति कई लोगों की जान बचा सकता है। जैसे इस मामले में एक ब्रेन डेड महिला ने 3 लोगों की जान बचाई है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में प्रति 10 लाख लोगों में एक से भी कम यानी 0.65 अंगदान होता है, जबकि स्पेन में यह आंकड़ा 35 प्रति 10 लाख है और अमेरिका में 26 प्रति 10 लाख। और मुख्य वजह है अंगदान के प्रति आम लोगों में जागरूकता का अभाव। लेकिन अगर ठीक से समझाया जाए तो लोग अंगदान के लिए तैयार हो सकते हैं। स्टडी के अकॉर्डिंग जो रिसेंटली हुई भी है, उसके अकॉर्डिंगली 65 से 70% मरीज के अटेंडेंट हाँ बोलते हैं। सो इसको देख के यही लगता है कि समाज में इच्छा है, इच्छा शक्ति है कि उनके परिवारजन जो कि जो है अब मृत घोषित कर दिए गए हैं, वो जाने से पहले समाज का कुछ भला करें। भारत में अंगदान और ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ा कानून 1994 में ही बन गया था, लेकिन अभी तक डिमांड और सप्लाई में भारी कमी है। एम्स अस्पताल के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल 1.5 से 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 8,000 मरीजों को ही किडनी मिल पाती है। इसी तरह भारत में हर साल करीब 80,000 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन 1800 को ही लिवर मिल पाता है। हर साल करीब 10,000 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 200 को ही डोनर मिल पाते हैं। हर साल 1 लाख लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन 50,000 को ही कॉर्निया मिल पाता है। भारत में अंगदान को लेकर जागरूकता दक्षिण भारतीय राज्यों में ज्यादा है और उनमें भी तमिलनाडु का स्थान सबसे ऊपर है। कोरोना महामारी के दौरान जब देश भर में ट्रांसप्लांट्स बहुत ही कम हो गए थे, तब भी तमिलनाडु में 183 किडनी ट्रांसप्लांट और 107 लिवर ट्रांसप्लांट किए गए। प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन में भी तमिलनाडु सबसे आगे है। वहाँ ऑर्गन डोनेशंस काफ़ी पहले शुरू हो गए थे। 2008 से जो है वहाँ ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम्स जो है एग्जिस्टेंस में हैं और ख़ासतौर से तमिलनाडु का जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छे से कैचअप किया था और
शुरू में 2-4 डोनेशंस एक साल में, और अब इस लेवल पे हैं कि वहाँ पे करीब जो है 200 डोनेशंस एक साल में होते हैं। इसी तरह से जो है साउथ के और बाकी स्टेट्स में भी ऑर्गन डोनेशन रेट्स पिकअप किए हैं। दिल्ली में भी अच्छा काम चल रहा है, राजस्थान में अच्छा काम चल रहा है, पंजाब में अच्छा काम चल रहा है। सो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वो भी धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं। अंगदान कराने के इच्छुक लोग नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो या रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन रोटो और द ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्बो में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल में एक ब्रेन डेड व्यक्ति के परिवार के लोग भी अंगदान की सहमति दे सकते हैं। अगर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट की जाए एक्सपर्ट्स को जो इस के जानकार हैं, और एक जवाबदेही हो उस सिस्टम में हर आदमी की, साथ में जो है एक रोबस्ट सिस्टम क्रिएट किया जाए जहाँ पे कि मरीज़ के अटेंडेंट से जो कि जो है ब्रेन डेड डोनर है, कोई ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर जाके बात करे, वहाँ के फिजिशियन उनसे बात करें, साथ में फिजिशियंस को एक अवेयरनेस हो कि ब्रेन डेड डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वहाँ पे जो ब्रेन डेड डिक्लेरेशन हो एक सिस्टम बना हो कि वहाँ से उस डोनर के ऑर्गन्स रेसिपिएंट हॉस्पिटल तक एक सुचारू रूप से जो है पहुँचाए जा सके, जिसमें एक वहाँ की स्टेट की जो सोटोज हैं, जो स्टेट लेवल की ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर जो नेशनल लेवल का ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोटो बोलते हैं, अगर वो एक एक्टिव रोल प्ले करें, जो कि वो अभी कर भी रहे हैं, तो ये ऑर्गन डोनेशन को और जो है सशक्त किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के बड़े शहरों के अस्पतालों में हर 24 घंटे में कम से कम 10 ऐसे मरीज होते हैं जो किसी दुर्घटना का शिकार होने के बाद ब्रेन डेड हो जाते हैं और उनके शरीर अंगदान के लिए अहम साबित हो सकते हैं। अगर ऐसे मरीजों के सगे संबंधियों को अंगदान के लिए राजी किया जा सके तो ये भारत में अंगदान की दिशा में एक बड़ी पहल होगी। तो ये साल थोड़ा ख़राब रहा, ख़ासतौर पर सेहत के मामले में, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो या इंसान की हो, और कोरोना ने एक तरह से हम सभी को इस बात के लिए जागरूक किया कि अपनी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, ताकि इस तरह की बीमारियां आपको जल्द अपनी चपेट में न लें। तो सुरक्षित रहें, एहतियात बरतें। कोरोना अभी है, अभी कुछ समय और चलेगा, इसलिए अपना ध्यान रखें। मुंबई से पूजा भारद्वाज और नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ सुशील बहुगुणा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अंगदान के बारे में सोचिए, झिझकते हैं, थोड़ा वक्त लीजिए, मगर आगे आइए ताकि डॉक्टर राहुल चंदोला जैसे डॉक्टरों को निराश ना होना पड़े। क्या ये ट्रांसप्लांट आयुर्वेद की विधि से हो सकता है? केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को भी सर्जरी की इजाजत दे दी है, जिसका ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन विरोध कर रहा है। कोरोना काल में आयुर्वेद ने दवा बाजार में एक अहम जगह बनाई, पर केंद्र सरकार की इस अधिसूचना पर डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। दरअसल इस सरकारी पत्र में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को 58 सामान्य सर्जरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग दिए जाने की अनुमति दे दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की महाराष्ट्र इकाई ने अब 8 और 11 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, दैट इज CCIM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का दावा है कि ये ओरिजिनल आयुर्वेदिक सर्जरीज हैं। उन्होंने इसे कोई संस्कृत नाम भी दिए हैं, लेकिन ये सारी मॉडर्न साइंस से ली गई सर्जरीज हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसका असर उन तमाम मेडिकल छात्रों पर भी पड़ेगा जो डिग्री पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। महाराष्ट्र में सरकारी और प्राइवेट के 20,000 मेडिकल स्टूडेंट हैं जो आज से ही इस फैसले का विरोध शुरू कर रहे हैं। 1954 में बने मुंबई की आयुर्वेद कॉलेज सायन में कई सामान्य सर्जरीज होती आई हैं। ट्रस्टी का कहना है कि सर्जरीज का अधिकार तो पहले से था, पर तय नहीं था। अब 58 सर्जरी के बने सरकारी दायरे से खुश हैं। आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो मोफजल एरियाज में रहते थे, उनको ये सवाल बार बार उनके अगेंस्ट उठाया जाता था कि आपको सर्जरी के राइट्स है कि नहीं, जबकि बाकायदा उनको राइट्स थे, लेकिन कहीं डिफाइंड नहीं था कि कौन से सर्जरी के राइट्स है, क्योंकि वो बेसिक सर्जरीज करते थे। 79 का जो हमारा एक्ट जो प्रोविजंस थे, जहां सर्जरी एकदम
यूनिवर्सली डिफाइंड थी उसको एक बाउंड्रीज में डिफाइन कर दिया कि ये 58 के अलावा हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स कोई सर्जरी नहीं कर पाएंगे। मैं मेरे एलोपैथिक ब्रदर्स को ये कहूँगा कि ये नेगेटिविटी छोड़ के अगर वो चाहते हैं कि कुछ क्वालिटी इंप्रूव हो तो जरूर हम इसके लिए ओपन है, लेकिन अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन से हम परे हटते हैं। वैसे कानून के जानकार भी सरकारी कदम को जल्दबाजी में लिया फैसला बता रहे हैं। According to me, the decision to allow मुझे लगता है कि जल्दबाजी में ये फैसला किया गया, क्योंकि सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन के दम पर सर्जरी नहीं होती, इसमें एलोपैथिक एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, एलोपैथिक पोस्ट सर्जिकल केयर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एक मरीज को आयुर्वेदिक और एलोपैथी के मिक्स एंड मैच में डालना अनैतिक है। आयुर्वेद आधुनिक तकनीक के तालमेल से आगे बढ़ने की कोशिश में है। सरकारी मुहर से शायद मदद भी मिलेगी, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर से लौटेंगे किसानों के मसले पर। चलेंगे बिहार, जहां के किसान बता रहे हैं कि धान की खरीद की सच्चाई क्या है। बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। कहा गया था कि इसके बाद बिहार के किसान अमीर हो जाएंगे। हुए नहीं। 5,000 से भी कम कमाते हैं महीने में, जबकि हरियाणा के किसान 14,000 से अधिक। लेकिन अब देखिए कि सितंबर 2020 में द वायर ने आरटीआई के माध्यम से खबर छापी। 2020-21 में केंद्र और राज्य सरकार ने रबी फसलों के मार्केट सीजन में बिहार में हुई गेहूं की फसल का 1% भी किसानों से नहीं खरीदा। नीतीश कुमार की सरकार के तमाम दावों के बावजूद अभी भी धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, ना ही किसानों को सही दाम मिल रहे हैं। किसान के घर पर धान रखने की जगह नहीं है, इसलिए उसे जो कीमत मिलती है उस पर बेच देता है। बिहार के औरंगाबाद जिले के इन किसानों की आप सुनिए। ये धान मान लिए आदमी धान का बोझा इसलिए रखा हुआ है कि इसको कोई खरीदार नहीं मिल रहा। अभी खरीदार मिल जाता तो ये धान जैसे पैक्स का है तो पैक्स से सरकार का कुछ विधि व्यवस्था, अच्छा विधि व्यवस्था रहता, जैसे औरों राज्य में है। पंजाब में था ऐसा कि मान लिया अपना धान जम दिया, मार्केट में ले गया, बढ़िया मूल्य से बिक गया। लेकिन बिहार में ऐसा स्थिति नहीं है। ये धान दम के किसी के पास घर नहीं है तो घर में आके धान कहाँ रखेगा? यही कारण है कि धान दमा नहीं रहा है। अभी मोटा धान 1,000-1,100 रुपये बिक रहा है, जो प्राइवेट आदमी ले रहा है। और महीन धान सोनम जो है सो 1,600 रुपये, 1,500-1,600 के ले रहा है। हम लोग को भी देखिए सिंचाई के लिए लाइन का व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है, पोल गाड़ दिया गया है, न ट्रांसफार्मर उसमें दिया जा रहा है, न तार दिया जा रहा है। और इलेक्शन था तो केवल पोल गाड़ दिया गया और उसमें न अब तार खींचा जा रहा है, तो नहीं ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। इससे हम बहुत चिंतित है। हम लोग का गेहूं का बिचड़ा सूख रहा है। पूरे जिले में किसी भी धान क्रय केंद्र पर, किसी भी पैक्सों में एक छटाक भी धान की खरीदारी 1,868 रुपए जो सरकारी मूल्य है उस पर नहीं हुआ है। अभी लगन का मौसम है, उसमें किसानों को अपनी बेटियों की शादी करनी है, लाचारी है उनके पास, बच्चों को फी देना है, गेहूं की खेत की बुआई हो रही है, बीज खरीदना है, खाद खरीदना है। लाचार होकर किसान अपने धान को औने पौने दाम में, जो भूसा का भाव होता है, पिछले महीने जो कूटी बिक रहा था यहाँ पर 1,100 रुपये प्रति क्विंटल, 1,200 रुपये प्रति क्विंटल, और धान बेच रहे हैं 1,000 रुपये प्रति क्विंटल। लाचारी है इनकी।